हेलो बच्चों, आज हम आप लोगों को क्लास 12th का इम्पोर्टेंट टॉपिक जो बोर्ड एग्ज़ाम में आएगा उससे रिलेटेड चीज़ें बात करेंगे। रिफ्रैक्शन तो आप लोग जानते ही होंगे, रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म देखेंगे। आज हम लोग रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म देखेंगे। रिफ्रैक्शन पढ़े ही होंगे आप लोग। प्रिज्म का जब रिफ्रैक्शन देखेंगे तो ये कंसेप्ट तब हम यूज करेंगे जब कभी भी लाइट रे दो इंक्लाइंड सरफेस को क्रॉस करेगी तो हम रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म का कंसेप्ट लगाते हैं। जैसे ये प्रिज्म है, प्रिज्म है, प्रिज्म है। इस प्रिज्म में ये दो सरफेस जो है इंक्लाइंड सरफेस दिख रहा है आपको, और ये प्रिज्म का बेस कहलाता है। क्लास 12th में हमें ट्रायंगुलर प्रिज्म को ही पढ़ना है, इसलिए ट्रायंगुलर प्रिज्म को देख रहे हैं हम लोग। जब भी लाइट रे किसी एक फेस से जाके टकराती है तो ये यहाँ पर रिफ्रैक्ट करती है, रिफ्रैक्ट करती है, और रिफ्रैक्शन के बाद ये दूसरे सरफेस से निकल जाती है। जो रे जाके टकराती है पहले सरफेस से, इसको बोलते हैं हम लोग इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे बोलते हैं। और जो रे निकल आती है बाहर उसको बोलते हैं हम लोग इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे बोलते हैं। और जो रे प्रिज्म के अंदर होती है उसको बोलते हैं हम लोग रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड इमर्जेंट रे हुआ। ऐसे अगर लाइट रे इधर से आएगी तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, और ये बन जाएगी इमर्जेंट रे बन जाएगी। अगर हम इस पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करें पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर, तो ये नॉर्मल है इस सरफेस पर, पहले सरफेस पर, और दूसरे वाले सरफेस पर भी हम लोग नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं। ये नॉर्मल है दूसरे सरफेस पर। तो बच्चों अगर ये प्रिज्म बीच में नहीं आता इंसिडेंट रे के बीच में, तो ये रे सीधे निकल जाती स्ट्रेट में। मतलब प्रिज्म के आने से ये डेविएशन हो गया है पहली दफ़ा। दूसरी दफ़ा देखो, इस सरफेस से जब निकल रही थी, अगर ये मीडियम चेंज नहीं होता तो ये लाइट रे सीधे निकल जाती, लेकिन यहाँ पर ये दूसरी दफ़ा डेविएशन हुआ है। ध्यान से देखें आप, तो डेल 1 और डेल 2 दोनों सेम सेंस में ही डेविएशन हुआ है। अगर हम इंसिडेंट रे का टोटल डेविएशन निकालें तो डेल 1 प्लस डेल 2 होगा, क्लॉकवाइज में होगा। खैर, उस पर चर्चा हम लोग बाद में करते हैं। नॉर्मल और इंसिडेंट रे जो एंगल बनाती है उसको हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। नॉर्मल और इमर्जेंट रे जो एंगल बनाती है उसको हम लोग एंगल ऑफ इमरजेंस बोलते हैं। बाय ज्योमेट्रिक ये रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल है उसको हम लोग R1 मान लेते हैं, और इस नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच जो एंगल है उसको हम लोग R2 मान लेते हैं। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन बच्चों को होता है एंगल ऑफ प्रिज्म में। तो ध्यान से सुनो, जब कभी भी लाइट रे दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस को, इंक्लाइंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस को क्रॉस करेगी, तो जिन दो इंक्लाइंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस को क्रॉस कर रही है उनके बीच का जो एंगल होता है उसी को हम लोग एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं। ये दोनों नॉर्मल मान लो इस पॉइंट पर आके मिल रही है, ओ वाले पॉइंट पर, इसको देखते हैं। तो इस वाले ट्रायंगल में आप देखो, प्रिज्म के केस में आपको एक क्वाड्रिलेटरल नज़र आ रहा होगा, ये और ये। क्वाड्रिलेटरल के आमने सामने का एंगल आपको पता है 180 डिग्री होता है, सम ऑफ एंगल। इन दोनों एंगल का सम 180 होगा। इसका मतलब अगर हम इसकी बात करें इस वाले एंगल की, तो देखो ये क्या हो जाएगा, ए है, दोनों का सम 180 होना चाहिए,
तो 180 माइनस ऑफ ए हो जाएगा। फिर से हमको एक एक ये दिख रहा है, ट्राइंगल दिख रहा है। ये हम जानते हैं जो ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। इसका मतलब R1 प्लस R2 प्लस 180 माइनस ए, इन तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। ध्यान से देखो तो 180 डिग्री कैंसल आउट हो जाएगा। इसका मतलब R1 प्लस R2 जो है वो एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर आता है। ये कंसेप्ट आपको हमेशा याद रखना है, जो R1 R2 का सम जो है एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर आएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं, डेविएशन की बात करते हैं। तो देखो डेविएशन में यहाँ पर डेविएशन डेल वन जो है, डेल वन इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल वन इक्वल टू, अगर ये एंगल आई है तो ये भी एंगल क्या होनी चाहिए? आई होनी चाहिए, जिसमें R1 निकाल दो तो डेल वन इक्वल टू हो गया I माइनस R1 हो गया, I माइनस R1 हो गया। और किस सेंस में हो गया? तो क्लॉक वाइज सेंस में हो गया। ठीक वैसे ही आप डेल टू भी निकाल सकते हो। तो डेल टू ध्यान से देखो तो डेल टू क्या हो जाएगा? अगर ये एंगल E है तो ये भी एंगल क्या होने चाहिए? E होने चाहिए। और ये R2 है तो ये देखो ये भी R2 होने चाहिए, ये R2 है तो ये भी एंगल R2 होगा। और ये टोटल एंगल E है, तो डेल टू इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल टू इक्वल टू हो जाएगा E माइनस R2, और उनका भी सेंस कैसा है? क्लॉकवाइज है। अब इन दोनों का नेट डेविएशन देखोगे, डेल वन और डेल टू का, तो डेल नेट की वैल्यू जो है, यानी यहाँ करते हैं, डेल नेट की जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगा? डेल वन प्लस डेल टू के बराबर हो जाएगा। डेल वन का वैल्यू देखो कितना है? I माइनस R1 प्लस डेल टू का वैल्यू कितना है? E माइनस R2 है, E माइनस R2 है। इसको बढ़िया से हम लोग लिखें तो क्या हो जाएगा? I प्लस E आ गया और माइनस ऑफ R1 प्लस R2 आ गया। R1 प्लस R2 देखो यहाँ पर एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं I प्लस E माइनस A। ये फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए, डेल इक्वल टू I प्लस E माइनस A होता है। मतलब जब कभी भी प्रिज्म से कोई भी लाइट रे हम पास करवाएंगे तो उसका नेट डेविएशन जो है वो I प्लस E माइनस A के बराबर होगा। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। प्रिज्म है, ग्लास मटेरियल का बना हुआ है मान लो, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो मान लेते हैं √3 है, स्क्वायर √3 है। एक लाइट रे इस पर इंसिडेंट हम लोग करवा रहे हैं, और ये लाइट रे जो इंसिडेंट हुआ इस पॉइंट पर, ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है वो मान लेते हैं 60 डिग्री है। ये लाइट रे यहाँ से रिफ्रैक्ट होगी और फिर इमर्जेंट होगी, तो इन दो इंक्लाइंड सरफेस से लाइट रे को क्रॉस करना है। तो ये वाला एंगल जो है एंगल ऑफ प्रिज्म कहलाएगा। ये एंगल भी हम 60 डिग्री ले लेते हैं। ठीक है, और आपसे हम पूछते हैं जो बताओ ये लाइट रे जब प्रिज्म से बाहर निकलेगी तो इसका नेट डेविएशन क्या होगा, मतलब डेविएशन क्या होगा। फाइंड नेट डेविएशन ऑफ इंसिडेंट रे थ्रू अ प्रिज्म क्या होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। अब आप लोग ट्राई कर लीजिए, पहले आंसर बताइए क्या होगा। चलो बच्चों अब इसको सॉल्व करते हैं।
स्नेल्स फॉर्मूला तो आप लोग जानते ही होंगे रिफ्रैक्शन का। अगर इधर कुछ नहीं दिया हुआ है, मतलब मीडियम के रूप में हमारे पास एयर है और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, इस वाले सरफेस पर, फर्स्ट सरफेस पर हम क्या करते हैं, स्नेल्स लॉ लगाते हैं। स्नेल्स लॉ क्या है, n1 साइन i बराबर n2 साइन r। यहाँ पर 60 डिग्री क्या है, इंसिडेंट रे के साथ बना रहा है एंगल, तो इंसिडेंट एंगल है। अगर हम यहाँ पर रिफ्रैक्टेड रे को दिखाएं तो ये रिफ्रैक्टेड रे है, तो नॉर्मल के साथ रिफ्रैक्टेड रे जो एंगल बनाती है उसी को तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं, जो हम R1 मान रहे हैं। और यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर जाने के बाद फिर से ये इमर्ज हो जाती है, तो ये नॉर्मल आता है यहाँ पर, तो नॉर्मल के साथ जो ये एंगल है उसको हम लोग R2 दिखाते हैं, याद होगा। N1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किस मीडियम का, सराउंडिंग मीडियम का। N2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसका, प्रिज्म का। सबसे ज़्यादा स्नेल्स लॉ में बच्चों को यही कन्फ्यूजन होता है, जो N1 का वैल्यू क्या रखें, N2 का वैल्यू क्या रखें। तो याद रखिए, जिस मीडियम से लाइट रे आ रही है उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम N1 मानते हैं, और जिस मीडियम में लाइट रे जा रही होती है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को N2 मानते हैं। तो यहाँ पर N1 का वैल्यू कितना है, N1 का वैल्यू एयर मीडियम के लिए 1 लेंगे, इंटू साइन I कितना है 60 डिग्री है, इक्वल टू N2 इस मीडियम में जा रही है, प्रिज्म जो ग्लास मटेरियल से बनी हुई है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको √3 दिया हुआ है, इंटू साइन R, और R के लिए हम लोग R1 यूज कर रहे हैं। यहाँ से देखो तो 1 इंटू साइन 60 डिग्री √3/2, √3 इंटू साइन R1 हो जाएगा, √3 खत्म, तो यहाँ से देखो साइन R1 इक्वल टू हो जाएगा 1/2, मतलब R1 हो जाएगा 30 डिग्री। मतलब ये हमारा निकल गया R1 30 डिग्री है, ठीक है। R1 30 डिग्री है, और यहाँ देखिए R1 30 डिग्री है, एंगल ऑफ प्रिज्म R1 और R2 के सम के बराबर होना चाहिए, अभी हमने पढ़ा था। बट R1 प्लस R2 इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म, R1 हमारा आ गया है 30 डिग्री प्लस R2, और एंगल ऑफ प्रिज्म देखो तो 60 डिग्री है, तो R2 का वैल्यू भी हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 60 - 30, तो 30 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। डेविएशन निकालना है, I हमको मालूम है 60 डिग्री दिया हुआ है, E नहीं मालूम है, A भी मालूम है, तो अगला टारगेट हमारा E फाइंड करने का होगा। अब E कैसे फाइंड करेंगे, तो हम लोग सेकेंड सरफेस पर, पहली दफ़ा फर्स्ट सरफेस पर स्नेल्स लॉ लगाया था, अब सेकेंड सरफेस पर स्नेल्स लॉ लगाएंगे। तो देखो, अगर हम स्नेल्स लॉ फिर से यूज करते हैं, तो स्नेल्स लॉ अगर इस पर लगाते हैं तो क्या होता है, N1 साइन I इक्वल टू N2 साइन R। फिर से मेरी बातों को ध्यान से सुनो, N1 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जिस मीडियम से लाइट रे आ रही है। तो सेकेंड सरफेस के लिए प्रिज्म से लाइट रे आ रही है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 है, तो N1 का वैल्यू हो जाएगा √3। I क्या होता है, इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसी को हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। यहाँ पर इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे ही काम कर जाएगा, तो R2 का वैल्यू 30 डिग्री है, तो मतलब I का वैल्यू यहाँ पर 30 डिग्री हो जाएगा। तो ये आ गया इधर आपका साइन 30 डिग्री इक्वल टू N2, जिस मीडियम में जा रही है लाइट रे, तो एयर है इधर, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होगा, तो 1 इंटू साइन R। देखो यहाँ पर रिफ्रैक्टेड एंगल, रिफ्रैक्टेड रे इमर्जेंट रे के जैसा काम करेगा, जो नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है वह एंगल ऑफ इमरजेंस है, तो ये E हो गई। तो ये आ गया आपका √3 इंटू 1/2 इक्वल टू साइन E। तो देखो ये आ गया √3/2 इक्वल टू साइन E, तो E का वैल्यू आ गया √3/2, साइन का कौन सा वैल्यू होता है, तो 60 डिग्री होता है।
क्लियर। अब हम फॉर्मूला लगाते हैं नेट डेविएशन का। नेट डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, आई प्लस ई माइनस ए। आई हमारे पास है 60 डिग्री, 60 डिग्री। ई हमारे पास है 60 डिग्री, ये आ चुका है सेकेंड सरफेस पर जब स्नेल्स लॉ लगाया तो 60 डिग्री। और एंगल ऑफ प्रिज्म देखो, एंगल ऑफ प्रिज्म भी 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री ये कैंसल, तो नेट डेविएशन जो है 60 डिग्री। अब कभी कभी ऑप्शंस क्या होता है, वो 60 डिग्री को क्लॉकवाइज में कह देगा और एंटी क्लॉकवाइज में कह देगा। तो एंटी क्लॉकवाइज होगा या क्लॉकवाइज होगा, उसको देखने के लिए देखो, ये रेज सीधे चली जाती तो यहाँ पर क्लॉकवाइज डेविएशन हुआ, ये रेज सीधे निकल जाती तो यहाँ भी क्लॉकवाइज डेविएशन ही हुआ है। तो डेल 1 डेल 2 दोनों क्लॉकवाइज सेंस में है, तो नेट डेविएशन भी हमारा क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज सेंस में ही हो जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर है, मतलब 60 डिग्री क्लॉकवाइज डेविएशन हुआ है इंसिडेंट रे का। ठीक है बच्चों, अब आगे हम लोग बात करते हैं एक और क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं इससे रिलेटेड। जैसे ये प्रिज्म है, n का वैल्यू √2 है और एक इंसिडेंट रे हम इस सरफेस पर 45 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस पर इंसिडेंट किए हैं। ये मान लो एंगल ऑफ प्रिज्म है, क्योंकि इसी दो इंक्लाइंड सरफेस से लाइट रे को पास करना है, तो जिन दो इंक्लाइंड सरफेस से लाइट रे पास करेगी उसके बीच के एंगल को एंगल ऑफ प्रिज्म बोलेंगे। ये मान लेते हैं 75 डिग्री है। नेट डेविएशन पूछ रहे हैं फिर से क्या होगा, तो नेट डेविएशन के लिए क्या करेंगे, देखो ये रिफ्रैक्टेड रे हो जाएगा, ये इमर्जेंट रे हो जाएगा, ये वाला R1 हो जाएगा एंगल, ये वाला R2 हो जाएगा एंगल। हमको पता है R1 R2 का सम 75 डिग्री होना चाहिए। स्नेल्स लॉ हम लगा लेते हैं फर्स्ट सरफेस पर, तो क्या होगा फर्स्ट सरफेस पर N1 साइन I इक्वल टू N2 साइन R। N1 कौन सा मीडियम है, जिस मीडियम से लाइट रे जा रही है, क्या है इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एयर है, कुछ नहीं है तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 मानते हैं। साइन I एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री है, N2 √2 है जिस मीडियम में लाइट रे जा रही है, और R के जगह देखो यहाँ पर R1 है। तो ये आ गया आपका 1 × 1/√2 इक्वल टू √2 इंटू साइन R1, √2 इधर आ जाएगा तो ये आ गया 1/2 इक्वल टू साइन R1। तो फिर से हमारा ये R1 जो है 30 डिग्री आ गया। अगर R1 30 डिग्री आ गया तो हम R2 पता कर सकते हैं, कैसे, R1 प्लस R2 इक्वल टू A होता है, एंगल ऑफ प्रिज्म होता है। R1 हमारा 30 डिग्री आ गया है, R2 हमें निकालनी है, A 75 डिग्री है, तो R2 का वैल्यू जो है 75 माइनस 30 हो जाएगा, मतलब 45 डिग्री हो जाएगा। तो R2 भी आ गया। बगैर R2 निकाले हम कभी भी एंगल ऑफ इमरजेंस नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि R2 ही सेकेंड सरफेस के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस का काम करेगा। तो अब हम सेकेंड सरफेस पर स्नेल्स लॉ लगाएंगे, जिससे हमारे पास E का वैल्यू आ जाएगा। ये I का वैल्यू है तो E का वैल्यू निकालना है। तो अब सेकेंड सरफेस पर स्नेल्स लॉ लगाते हैं, N1 साइन I इक्वल टू N2 साइन R। तो देखो सेकेंड सरफेस के लिए लाइट रे जिस मीडियम से आ रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, √2 है, तो √2 का वैल्यू रख देते हैं √2 इंटू साइन I के जगह हमारा काम कौन कर देगा, R2 कर देगा। R2 कितना है 45 डिग्री, तो ये 45 डिग्री इक्वल टू N2 जिस मीडियम में लाइट रे जाएगी एयर है ये, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, तो N2 1 हो गया इंटू साइन। और देखो ये रिफ्रैक्टेड रे एक तरीके से यहाँ पर है, तो ये जो एंगल नॉर्मल के साथ बन रहा है यही एंगल ऑफ इमरजेंस है, जो यहाँ R का काम करेगा, E हो जाएगा।
तो ये आ गया √2 इंटू साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है इंटू साइन ई हो गया, √2 खत्म, तो ये 1 हो गया। तो ई का वैल्यू कितना हो गया, 90 डिग्री आ गया। तो अब हमारे पास आई भी है, हमारे पास ई भी आ गया। ई 90 डिग्री का मतलब क्या हुआ बच्चों, जो लाइट रे सीधे इसी सरफेस से ग्रेज कर गई, इसी सरफेस से निकल गई, है ना। तो अब नेट डेविएशन निकालते हैं। तो नेट डेविएशन बराबर क्या होगा, आई प्लस ई माइनस ए। आई की वैल्यू दिख रही है आपको 45 डिग्री है, तो 45 डिग्री। ई की वैल्यू 90 डिग्री है, 90, और ए की वैल्यू 75 डिग्री है, 75 डिग्री। इसको आप सॉल्व कर लो, देखो कितना होगा, 75 और 45 माइनस 90, जो भी आएगा वो आंसर होगा। और किस सेंस में होगा, देखो अगर सेंस अगर कुछ पूछा जाए तो देखिए ध्यान से, ये लाइट रे सीधे इधर जाती तो ये ΔI होता, ये लाइट रे सीधे इधर जाती ये ΔII होता। तो दोनों का सेंस जो है वो क्लॉकवाइज में है। तो जो भी इसको सॉल्व करके आंसर आएगा वो किस सेंस में होगा, क्लॉकवाइज में होगा। थैंक यू। ठीक है, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसी प्रिज्म में डेल और आई के बीच रिलेशन निकालना होता है। रिलेशन बिटवीन डेल एंड आई। डेल क्या है, डेविएशन एंगल है, और आई इंसिडेंट एंगल है। इसमें हमसे पूछा जाता है कई दफ़ा रिलेशन बताइए क्या है। यहीं से हम लोग प्रिज्म फार्मूला की ओर भी बढ़ते हैं। ये देखो, ये है आपका प्रिज्म, ये इंसिडेंट रे है, प्रिज्म नहीं होता सीधे निकल जाता। ये रिफ्रैक्टेड रे है, और ये रहा आपका इमर्जेंट रे। ये यहाँ का नॉर्मल है, ये इस पॉइंट का नॉर्मल है। ये वाला एंगल आई है, ये एंगल ई होता है, ये एंगल R1 है, ये एंगल R2 है। और देखो इन दोनों सरफेस से ही लाइट रे जा रही है, क्रॉस कर रही है, तो ये एंगल ऑफ प्रिज्म है। अभी आपने देखा तो डेल इक्वल टू क्या होता है, इसमें डेल इक्वल टू होता है आई प्लस ई माइनस ए। अभी आप इसको सॉल्व किए थे, लेकिन हमें रिलेशन निकालना है डेल और आई के बीच में। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इस वाले सरफेस पर स्नेल्स लॉ लगाते हैं। मान लेते हैं जिस मीडियम का प्रिज्म बना है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है और ये n1 है। अभी तो आप इसको n मान लें सीधे, ओके। यहाँ पर स्नेल्स लॉ लगा लो, तो क्या होगा, n1 साइन आई इक्वल टू n2 साइन r। n1 1 हो जाएगा, साइन आई हो जाएगा, n2 n है, और r के जगह हम यहाँ पर देखो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1 है तो R1 ले लिया। तो देखिए साइन आई इक्वल टू जो है, साइन आई इक्वल टू जो है n इंटू साइन R1 आया। तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन R1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन आई बाई एन आ जाएगा। मतलब R1 इक्वल टू आ जाएगा साइन इनवर्स साइन ऑफ आई बाई एन आ जाएगा। ये R1 का वैल्यू मिल गया हमको। इसी तरीके से हम एंगल ऑफ प्रिज्म के केस में जानते हैं, अभी R1 प्लस R2 इक्वल टू ए होगा। तो यहाँ से R2 निकाल सकते हैं हम लोग, A माइनस R1, R1 का वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे। तो देखो R2 आ जाएगा A माइनस R1 का ये रहा वैल्यू, साइन इनवर्स साइन ऑफ आई बाई एन हो जाएगा। तो ये हमारा R2 का वैल्यू आ गया।
अब हम लोग सेकेंड सरफेस पर स्नेल्स लॉ लगाते हैं। दूसरे वाले सरफेस पर क्या हो जाएगा, n1 साइन आई इक्वल टू n2 साइन r। इस वाले सरफेस के लिए n1 n हो जाएगा, साइन i मतलब साइन r2 हो जाएगा, n2 1 हो जाएगा और साइन r मतलब साइन e हो जाएगा। तो यहाँ से देखो साइन e इक्वल टू आ गया, साइन e इक्वल टू n इंटू साइन r2, और r2 का वैल्यू देखिए यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट किए हुए हैं, क्या आया है, a माइनस साइन इनवर्स साइन i बाई n आया हुआ है। मतलब e का जो वैल्यू है, e का वैल्यू वो आ गया साइन इनवर्स n ऑफ साइन a माइनस साइन इनवर्स साइन i बाई n आ गया। अब हमारे पास e का भी वैल्यू मिल गया है, i का भी वैल्यू पता है, दिया हुआ रहेगा। अब हम डेविएशंस की ओर बढ़ते हैं। नो डेविएशन इक्वल टू i प्लस e माइनस a होता है, तो i का वैल्यू दिख गया आपको, e का वैल्यू दिख गया साइन इनवर्स n साइन a माइनस साइन इनवर्स साइन i बाई n, साइन i बाई n, ये e का वैल्यू आ गया और माइनस आ गया a। तो ये जो रिलेशन आपको दिख रहा है, यही जो है डेल और i के बीच रिलेशन है। इसके बाद हम लोग प्रिज्म फार्मूला अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। यहीं से एक ग्राफ आएगा जो आपके एनसीईआरटी में मेंशंस हैं, उसको देख लीजिएगा आप लोग, और अगले क्लास में हम लोग प्रिज्म